आसमानी लोगों का धरती पर आना, आकाश से देवताओं का उतरना, क्या ये घटनाएं सिर्फ जूनी की प्राचीन कथाओं में मिलती है? क्या बिल्कुल ऐसे ही विवरण दुनिया भर की दूसरी संस्कृतियों और धर्मों में भी मौजूद हैं? और अगर है तो उसका स्पष्टीकरण क्या है? हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे। हालांकि उनका टेक्नोलॉजी की समझ का दायरा और दौर हमारी टेक्नोलॉजी की समझ से काफी अलग था, तो उनके पास वो भाषा ही नहीं थी कि जिससे वो चीज देख रहे थे उन्हें समझा पाते या उन्हें नाम दे पाते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिनसे वो अपने जमाने में परिचित थे। तो उन्होंने जो कुछ देखा उसे अपनी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हुए समझाने की पूरी कोशिश की। प्राचीन चीन में भी कुछ ऐसी ही मान्यताएं हैं जो इजिप्ट, मूल अमेरिकी और डोगोन लेजेंड्स में पाई जाती थी कि सितारों से देवताओं का आगमन हुआ था। 3000 ईसा पूर्व की चीनी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हुआंगडी नाम के देवता का जन्म हुआ था तो महान सितारे चीज से एक चमक निकली थी। हुआंगडी बाद में आग उगलने वाले ड्रैगन के पेट से निकलकर चीन के पहले सम्राट बने। हान चाइनीज लोगों की उत्पत्ति एक महान ईश्वर की कहानी से शुरू होती है जो सहानुभूति के साथ नीचे देख रहे हैं। यहाँ लोग गरीबी में जी रहे थे। ये देश सुंदर था, समृद्ध था, लैंडस्केप लुभावना था, लेकिन लोग परेशानी में थे। तो उन्हें तरस आया और उन्होंने नीचे आने का फैसला किया। हुआंगडी पृथ्वी पर पहुंचे उड़ते हुए ड्रैगन पर। उनके पास उड़ान की शक्ति थी। हुआंगडी मिनटों में कहीं भी पहुंच सकते थे और इसके लिए वो अपने ड्रैगन पर सवार होते और तुरंत उड़ जाते। अब वो एक डिवाइन एनर्जी इंसान बने और महान लीडर भी। येलो एम्परर के रूप में उन्होंने शासन किया और लोगों को एकजुट किया और उनका कर्तव्य पूरा होने तक राज्य में खूब समृद्धि रही। हुआंगडी ने अराजकता को खत्म करते हुए चीन के पहले साम्राज्य का निर्माण किया। उन्हें एक सांस्कृतिक नायक के रूप में देखा जाता है और उन्हें कॉम्पस, एक्यूपंक्चर के आविष्कार और चीन के लेखन को समरूप करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी सबसे बड़ी विरासत द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। जब देश समृद्ध हो गया तो उन्होंने जाने का फैसला किया और एक विशाल येलो ड्रैगन वापस आया और उसे सामने बेली ऑफ ड्रैगन दिखी। वो उड़ा और वापस नहीं आया। तो क्या ये ड्रैगन वास्तव में बायोलॉजिकल नेचर के ड्रैगन्स हुआ करते थे या क्या वो मशीनें थीं जिनकी पहचान करने में गलती हुई? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रैगन हमेशा आग उगलते थे और बहुत सारा धुआं छोड़ते थे। आप किसी भी मॉडर्न रॉकेट को उड़ान भरते हुए देखिए, वो कितना सारा धुआं छोड़ते हैं। कभी ये धुआं पीला होता है, कभी ये धुआं लाल होता है। तो बहुत अजीब बात है कि किसी तरह से एंशिएंट टाइम्स और मॉडर्न टाइम्स के बीच कोरिलेशन है। जो हम नहीं समझ सकते उसे समझाने का प्रयास माइथोलॉजी है। जो हमारे परे है उसे समझने का प्रयास है ईस्टर्न टीचिंग्स में। ड्रैगन अक्सर लोगों को अपनी पीठ पर या कभी कभी अपने पेट के अंदर बिठा कर ले जाते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि कवि ने एक अजीब वाहन को समझाने की कोशिश की होगी तो ये उड़न तश्तरी हो सकती है। तो ये ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आखिर ये एक शब्द ही तो है जो किसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। चीन से 6500 किलोमीटर पश्चिम में मानव सभ्यता को प्रभावित करने वाले खगोलीय प्राणियों की एक और कहानी मिलती है, वहां जहां अब आधुनिक इराक है। एनुमा एलिश की बेबीलोनियन लेजेंड 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है।
ये साहित्य पहली बार 1849 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर ऑस्टिन हेनरी लेयर्ड को नेनेवाह में आशरबानीपाल पुस्तकालय के खंडहरों की खोज के दौरान मिला। ये कहानी बताती है कि कैसे सबसे पहले इंसानों को एक अलौकिक जाति ने बनाया जिसे अनुन्नाकी कहा जाता है। सुमेरिया के प्राचीन ग्रंथों में हमें आकाश से उतरते हुए इन प्राणियों का वर्णन मिलता है जिन्हें अनुन्नाकी कहा जाता है। अनुन्नाकी शब्द का अर्थ है जो स्वर्ग से आए हैं। तो अगर शब्द के अर्थ को माना जाए तो ये प्राणी फ्लाइंग व्हीकल से आकाश से उतरे और हमें न केवल अनुन्नाकी का विवरण मिलता है बल्कि ड्राइंग्स भी मिलते हैं और हम उन्हें मूर्तियों में और नक्काशियों में देख सकते हैं। तो ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो जीव अजीब सूट वाले मॉडर्न डे स्पेस ट्रैवलर की तरह दिखते थे। किसी ने हाथ में घड़ी पहन रखी है, उन्होंने जूते पहने हैं, हेलमेट पहना है और सबसे बड़ी बात पंख लगे हुए हैं और उन्हें हमेशा आम लोगों के ऊपर उड़ते हुए दिखाया गया है। तो सवाल ये है कि कौन थे ये अनुन्नाकी और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट हाइपोथेसिस के हिसाब से वो स्पेस ट्रैवलर थे जो बहुत पहले अर्थ पर आए थे। इसी तरह की बात ग्रीक और रोमन देवताओं की लेजेंड्स में भी पाई जाती है, जिनमें ऐसी घटनाओं का विवरण है जिन्हें कुछ लोग अलौकिक संपर्क के रूप में देखते हैं। दोनों संस्कृतियां शक्तिशाली देवताओं में विश्वास करती थी जो स्वर्ग में रहते थे और अक्सर मनुष्यों से बातचीत करने धरती पर आते थे। एक जाना माना उदाहरण ज़ूस और ग्रीक देवताओं का है। वो आकाश से नीचे आते हैं और माउंट ओलंपस में पहाड़ों पर रहते और उन्होंने ही असल में मानव जाति को सभ्यता और विज्ञान दिया। लेकिन उनमें कई इंसानी गुण भी हैं, जैसे यहाँ की महिलाओं से आकर्षित होना, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रिश्ते बनाना, बच्चे पैदा करना और वापस आकाश में चले जाना। मनुष्य के साथ देवताओं का रिश्ता बनाने के आइडियाज बहुत आम है। ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूज हमेशा मनुष्यों के साथ मीटिंग करते हैं और हरक्यूलिस या ट्रॉय के हिलन जैसे डेमिगॉड्स को जन्म देते हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, बेहद ताकतवर हैं, हर लिहाज से बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो इसका मतलब है कि आप इस तरह से एक बेहतर जाति को जन्म दे रहे हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट ओपिनियन के हिसाब से प्राचीन ग्रीस में जितने भी देवी देवता मौजूद हैं वो सभी असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के अलावा और कुछ नहीं है, जिनको हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी दिव्य शक्ति वाले देवी देवता समझ लिया था। ऐसे बहुत से सबूत हैं जो दिखाते हैं कि ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले नहीं हैं और ये भी कि पृथ्वी पर हमारी मानव सभ्यताएं लंबे समय से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स इंटेलिजेंसेस से बातें कर रही हैं। मनुष्यों के साथ बातचीत करने वाले खगोलीय प्राणियों में विश्वास कई प्रमुख धर्मों की आधारशिला है, बल्कि बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस के अनुसार परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य आदम और हवा को बनाया। बाइबल में कई जगहों पर दूसरे संसार के प्राणियों और मनुष्यों के बीच की अजीब बातचीत का वर्णन है। लोगों का मानना है कि किसी तरह के दूत स्वर्ग से उतरे और नीचे उतरकर उन्होंने इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी वजह से गोलायत जैसे विशाल लोग पैदा हुए। तो टेक्निकल सेंस में कहा जा सकता है कि वो एलियंस हैं। वो या तो देवता हैं या फिर देवदूत हैं या किसी तरह के सुपर ह्यूमंस भी हो सकते हैं। इन बाइबल कहानियों की व्याख्या करने से एक स्तर की बहस और विवाद की शुरुआत हुई, जहां अधिकांश लोग एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं जो मानव जाति के भावी को निर्देशित और प्रभावित करते हैं। वहीं दूसरों का तर्क है कि असल में बहुत सारे देवता हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में साफ साफ कहा गया है, चलो हमारी छवि का मनुष्य बनाएं जो हमारे ही जैसा हो। अब
ग्रामर के हिसाब से इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है ईश्वर और फिर लिखा है हमारी छवि है। पर थियोलॉजियन समझते हैं कि हमारे से उनका मतलब है ट्रिनिटी, द होली ट्रिनिटी। लेकिन अगर आप ईश्वर शब्द को देवता से बदल दें तो अचानक इस सेंटेंस का मतलब निकल आता है और पता चलता है कि देवताओं ने मनुष्य को अपने स्वरूप का बनाया। तो हमारे पास ये रेफरेंस है कि चलो हमारी ही छवि में मनुष्य को बनाया जाए। कई धार्मिक ग्रंथों में, खास तौर पर हिब्रू बाइबल में, जिसे ईसाई भी स्वीकार करते हैं, और कुरान भी, जिसे मुसलमान पवित्र मानते हैं, दोनों में ही ईश्वर का संदर्भ बहुवचन में है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन क्या ये सभी धार्मिक ग्रंथ जो इसी तरह की कहानियां बताते हैं, वास्तव में ये इस संभावना की ओर इशारा है कि प्राचीन इतिहास में एलियंस लगातार पृथ्वी पर आते रहे? सच ये है कि बाइबल में लिखी सृजन की कहानी दुनिया भर की संस्कृतियों में कही गई सृजन की कहानी ही है। बाढ़ की कहानी, मानव प्रजातियों का विकास, भाषा का विकास, ये सब कुछ दर्शाता है। और बाइबल भी ऐसा कहती है कि पृथ्वी पर मौजूद जीवन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म के संपर्क से आया है। ये बाइबल में भी है और दुनिया भर के प्राचीन संस्कृतियों में भी। इसलिए मैं मानता हूं कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट की थ्योरी सच है, और मैं मानता हूं कि इसके ठोस सबूत मौजूद हैं। और आप उसका खंडन करने की जितनी कोशिश करेंगे, इस सच्चाई से भी आप उतनी ही दूर रहेंगे कि प्राचीन अंतरिक्ष यात्री हमारे यहाँ आए थे। पृथ्वी पर आए हजारों की संख्या में, हजारों साल पहले, और हमारी आज की सभ्यता की शुरुआत की। अगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी में विश्वास करने वाले सही हैं, तो यहां आने वाले कौन थे? क्या अत्याधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स और बायोलॉजी उनकी पहचान को उजागर करने में हमारी मदद कर सकता है? मार्च 1965 को रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव ने वॉशकॉट 2 से बाहर कदम रखा और अंतरिक्ष में चलने वाले पहले इंसान बने। लौटने से पहले उन्होंने अपने जहाज के बाहर 12 मिनट 8 सेकंड बिताए। लियोनोव का जीवित रहना एक सुरक्षात्मक सूट पर निर्भर था, जो उन्हें वहां जीवित रख पा रहा था, जहां ना तो वायुमंडलीय दबाव था और ना ही ऑक्सीजन। अगर हमें स्पेस सूट की आवश्यकता है तो जरूर पृथ्वी पर यात्रा करने वाले एलियंस को भी ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता होती होगी। क्या इन प्राचीन नक्काशी और रेखा चित्रों में यही दिखाई दे रहा है? जब क्रिटिक्स पूछते हैं कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स को क्यों ऐसे एस्ट्रोनॉट सूट्स पहनने पड़े जिनसे हम आज परिचित हैं, जवाब बहुत आसान है। क्या हम बिना सूट पहने स्पेस में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम मर जाएंगे। क्योंकि ऐसा कौन कहता है कि जो भी बीते अतीत में हमारे यहां आए वो पृथ्वी ग्रह के वातावरण में सांस ले सकते थे? तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने वाकई किसी तरह का सूट पहना था। आखिर क्यों ये चित्र आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों से मिलते जुलते हैं? अगर ये एलियन थे तो क्या ये बिल्कुल मनुष्यों के समान थे? और क्या ये पृथ्वी जैसे ही किसी ग्रह से आए थे? 20वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश और जर्मन वैज्ञानिकों के एक समूह ने इस संभावना पर विचार किया। उन्होंने प्रारंभिक ग्रीक फिलोसोफर्स द्वारा प्रस्तुत एक सिद्धांत को अपनाया कि ब्रह्मांड में मौजूद सारा जीवन एक विशिष्ट स्थान पर शुरू हुआ। इस सिद्धांत को पैंसपर्मिया कहा जाता है। पैंसपर्मिया ये सिद्धांत है कि जीवन एक जगह बनता है और फिर दूसरी जगहों पर फैल जाता है। आउटर स्पेस में सितारों के बीच फैले मीडियम में ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
तो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ को दूसरे ग्रह पर पहुंचाना आसान है। उदाहरण के लिए, अगर जीवन मंगल पर बना तो यहाँ पृथ्वी पर आ सकता है, धरती में शामिल हुआ और जीवन की शुरुआत हुई। लगभग 3.6 अरब साल पहले मंगल ग्रह गर्म और गीला था, बिल्कुल वैसा जैसी आज हमारी पृथ्वी है। बायोलॉजिस्ट का मानना है कि मंगल बाकी ग्रहों की तुलना में जल्दी ठंडा हुआ, इस कारण वहां जीवन का विकास पहले हुआ होगा। सौर मंडल के प्रारंभिक भाग में मंगल पर जीवन होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। मंगल की चट्टानें यहाँ हर वक्त आती रहती हैं और ये छोटे तारे और धूमकेतु के धक्कों से मंगल ग्रह से दूर हो जाते हैं, और हम जानते हैं कि उनके रास्ते मंगल ग्रह से कोई भी सूक्ष्म जीव पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। अगस्त 1996 में वैज्ञानिकों के एक दल ने एक आश्चर्यजनक घोषणा की। एंटार्क्टिका में मिले मंगल ग्रह के एक मीटियोराइट में फॉसिलाइज्ड लाइफ के प्रमाण थे। 4 पाउंड की चट्टान, जिसे ALH 84001 नाम दिया गया था, उस पर 3.6 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर जीवित होने के दौरान सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्सर्जित कार्बोनेट ग्लोब्यूल्स की उपस्थिति देखी गई। अब केवल अकेली पृथ्वी ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में और भी कहीं जीवन मौजूद था। तो मंगल और पृथ्वी के बीच ये क्रॉस कॉम्बिनेशन, जिसे 20 साल पहले एक अनुमान के तौर पर माना जाता था, उसे अब एस्ट्रोबायोलॉजी कम्युनिटी ने काफी हद तक स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने वाले एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने इस संभावना को माना कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत बाहरी अंतरिक्ष में हुई थी। तो क्या आज के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि सदियों से प्राचीन संस्कृतियां जो मानती आई हैं, वो सच है? ऐसे मिथक या विचार कई लोगों के मन में है, जिनमें माना जाता है कि मानव जाति की उत्पत्तियां सितारों से हुई हैं, जैसे कि प्राचीन संस्कृतियां, प्राचीन मिस्रवासी, माया सभ्यता, एस्टेक्स और इंडियंस और बहुत से और। बहुत ही पेचीदा है, लेकिन शायद ये सच है। और एस्ट्रोफिजिकल नजरिए से देखें तो हम सितारों से ही आए हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और ये भी सच है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक धूमकेतु के आने से हुई है, जिसमें लाइफ मैटर था। पर्सनली मुझे तो यही लगता है कि वहां जीवन है। यहाँ तक कि मेरा मानना है हमारे पास सबूत भी है, और कुछ नहीं तो जीवन के माइक्रोबायल सबूत है किसी बाहरी दुनिया की। लेकिन अगर पृथ्वी पर जीवन बाहरी अंतरिक्ष से आया, तो क्या ये एक संयोग था, या हो सकता है इसे किसी खास उद्देश्य से यहां भेजा गया हो? एक मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा था। ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट फ्रांसिस क्रिक को जेम्स वॉटसन के साथ उनके कोलैबोरेशन के लिए ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 1953 में मानव डीएनए की संरचना का खुलासा किया। 10 साल से भी कम समय में जेनेटिक्स में उनके अभूतपूर्व काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 1960 के दशक में क्रिक पैनस्पर्मिया थ्योरी के समर्थक बन गए और इसे डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया नाम के विचार के साथ एक नए स्तर पर ले गए। फ्रांसिस क्रिक ने परिकल्पना की थी कि कहीं ना कहीं आकाशगंगा के दूसरी तरफ जरूर कोई उन्नत बुद्धिमान लोग की सभ्यता रही होगी, और उन्हें लगा कि उनका ग्रह खत्म होने वाला था। शायद उनके आसपास एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला था और उनके ग्रह पर जीवन खत्म हो रहा था। ऐसे में उन्होंने खुद से सवाल पूछा कि एक बुद्धिमान सभ्यता ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी। सबसे पहले वो पता लगाएंगे कि क्या वहां से वो निकल सकते हैं, जिससे वो अपने जीवन और अपने वंशजों के जीवन को बचा सकें। शायद अंतरिक्ष यान में बैठकर तारों के बीच तब तक उड़ें जब तक कि उन्हें बसने लायक कोई सही ग्रह नहीं मिल गया। लेकिन क्या यह सच हो सकता है? क्या हम सच में एक एलियन जाति के वंशज हो सकते हैं जो दूसरी दुनिया से यहां आए हैं?
कुछ एक्सोबायोलॉजिकल थ्योरी का निष्कर्ष असल में ये निकलता है कि हम खुद दूसरे ग्रहों के जीवों से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि जैविक पदार्थ यहाँ कहीं और से लाए गए थे। क्या होगा अगर हम ही दूसरे ग्रह से आए लोगों के वंशज हों? हमारी उत्पत्ति नहीं हुई, हमें यहाँ लाया गया, पृथ्वी ग्रह पर आबाद किया गया किसी दूसरे ग्रह की कॉलोनी की तरह। तो हम दूसरी जाति के कॉलोनिस्ट्स हैं और इसीलिए एलियंस हमारे जैसे दिखते हैं। मेरी राय में प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों और एलियन हस्तक्षेप की संभावना के बारे में सोचना अवैज्ञानिक नहीं है। हम विशाल ब्रह्मांड में रहते हैं। बैक्टीरिया वर्सेस ह्यूमनॉइड्स कहा जा सकता है कि ये एक काफी बड़ा अंतर है, लेकिन कुछ मायनों में यह बड़ा अंतर नहीं है। जहां जीवन है वहां उस जीवन को विकसित करने की क्षमता भी है, जिसे हम सभ्यता या फिर बुद्धिमान प्राणी मानते हैं। क्या इसे महज संयोग माना जाए कि आज का विज्ञान और प्राचीन एलियन सिद्धांत एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी पर जीवन सितारों से आया है? और अगर अरबों साल पहले ऐसा हुआ होगा कि किसी दूसरी ग्रह के लोग अंतरिक्ष में फैल गए, तो वो एक पूरी तरह नए ग्रह पर जिंदा कैसे रहे? क्या वो सच में हमारे हो सकते हैं? हजारों सालों से मानव जाति ने उन एलियन प्राणियों को चित्रित करने की कोशिश की जो उनके हिसाब से आसमान से आए थे। ऐसा लगता है उनमें से कई जीव इंसानों से बहुत मिलते जुलते हैं। हमारे जैसे ही उनके भी 2 हाथ, 2 पैर, उंगलियां और एक सर है। बायोलॉजिस्ट इस मूल शरीर के आकार को बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। बायलैटरल सिमेट्री में बस किसी चीज को बीच से 2 भागों में बांट दें, और लैटरल का मतलब ऊपर और नीचे होता है। दोनों हिस्से एक दूसरे का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आप उसे आधा मोड़ते हैं तो सभी हिस्से एक लाइन में आ जाते हैं। बायलैटरल सिमेट्री जानवरों के विकास में अपेक्षाकृत जल्दी विकसित हुई, वो भी लाखों साल पहले। बायलैटरली सिमेट्रिकल होने से आप सुडौल हो जाते हैं। सिर विकसित हो सकता है तो मस्तिष्क का विकास होता है, और यही निश्चित रूप से वर्टिब्रेट्स में हुआ था। किसी चीज का आखिर में एक मुंह और फिर उसका प्रगतिशील विकास होता जाता है, और इसी तरह से इतनी ज्यादा प्रगति हुई। इसीलिए जब आप इसे करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें बहुत सारे फायदे हैं। 2 हाथ, 2 पैर एक साथ काम करने से आपको अच्छा संचालन, संतुलन और गति मिलती है। दो हिस्सों पर अलग अलग आंखें होने से कई मायनों में बेहतर दिखाई देता है। खासकर शिकार करने वाले जानवर अपनी दोनों आंखों को अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। वो दूर तक देख पाते हैं, और इससे इन शिकारी जानवरों को डेप्थ की अच्छी समझ मिलती है, जिससे वो शिकार को अच्छे से दबोच सकते हैं। अगर ये सच है कि एलियंस शारीरिक विशेषताओं में इंसानों से मिलते जुलते हैं, तो क्या उनमें आनुवांशिक समानताएं भी हो सकती हैं? क्या पता हमारा आपसी जुड़ाव भी हो। 2003 में अमेरिकी सरकार ने घोषणा की कि मानव जीनोम परियोजना ने मानव शरीर में लगभग 25,000 जीन्स की पहचान कर ली है। पहली बार वैज्ञानिकों के पास इंसानों की आनुवांशिक संरचना का रोड मैप था। ह्यूमन जीनोम्स वो होते हैं जो माता पिता से बच्चों में आते हैं। हर एक ह्यूमन जीनोम हमें अपने पिता से मिलता है या अपनी माँ से मिलता है। उसमें 3 अरब अक्षर होते हैं और वो कंपोनेंट्स। सभी ने सोचा कि हम ह्यूमन हेरिडिटी की स्टडी करने के लिए और शायद दवा और दूसरे प्रयोगों के लिए बहुत सारी संभावनाएं खोलेंगे। 2006 में
सेंटा क्रूज में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जेनेटिक रिसर्चर्स ने जीनोम के एक ऐसे हिस्से की खोज की जिसे उन्होंने HAR1 कहा, जो शायद सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि HAR1 जीन मानव मस्तिष्क के उन्नत विकास में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है और ये एक खास तत्व है जो हमें दूसरे जानवरों से अलग करता है। लेकिन ये आया कहां से? क्या इंसानों ने इस खास जीन को स्वाभाविक तौर पर विकसित किया, विकास के माध्यम से, या ये किसी दूसरे ग्रह से यहां आया? डीएनए संरचना की खोज में मदद करने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक का मानना था कि मानव जीन संयोग से विकसित नहीं हो सकते थे। क्रिक को ऐसा नहीं लगा कि हमारे ग्रह के निर्माण के लगभग 600 मिलियन साल की अवधि में जब धरती पर पहली बार जीवन विकसित होने लगा, तब डीएनए के अचानक विकसित होने जितना समय था। ये एक बहुत ही जटिल अणु है। क्रिक ने ये एनालॉजी दी, आप तेज तूफान के बीच कबाड़ खाने में असेंबल करके एक फुली फंक्शनिंग उड़ने वाला जंबो जेट बना सकते हैं। ये शायद आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, लेकिन 5 या 600 मिलियन साल पहले का किसी भी आदम जीव का आप डीएनए अणु नहीं बना सकते। ये संभव नहीं है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल संयोगवश विकसित नहीं हो सकता, तो फिर ये बना कैसे? क्या इसे किसी उद्देश्य से बनाया गया था, जैसे कि कईयों का मानना है? सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हम जैसे दिखते हैं या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल कैसे दिखते हैं, बल्कि हम इसलिए एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल जैसे दिखते हैं क्योंकि अगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी की मानो तो बहुत बहुत साल पहले एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल यहाँ आए। उन्होंने सोच समझकर हमारे जीन्स का म्यूटेशन किया और इस तरह हम इंसान बने। हो सकता है हमारे डीएनए में इस बात की जानकारी हो कि मानव विकास में हेरफेर की गई थी या नहीं। डीएनए लगभग स्पष्ट हो चुका है, फिर भी हम इसमें मौजूद सिर्फ 5% जानकारी ही समझ पाए हैं। जेनेटिसिस के हिसाब से किसी इंसान का क्लोन बनाने में सिर्फ 5% की जरूरत होती है और हमारे शरीर में जो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है उसका 95% जेनेटिक जंक के तौर पर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर वो सब कुछ क्यों है? और शायद डीएनए के कुछ हिस्से आज किसी काम के नहीं हैं, पर शायद वो अतीत में किसी काम के रहे हों, जैसे हमारा अपेंडिक्स बचा हुआ है। क्या ये जेनेटिक जंग मानव के विकास का कारण हो सकता है? कुछ लोगों का सुझाव है कि हमारे डीएनए को पूरी तरह से डिकोड करने से हमारी उत्पत्ति के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आएगी। लेकिन क्या यह भी साबित हो पाएगा कि हजारों साल पहले हमारे विकास में एलियंस का भी हाथ रहा है? कल्पना कीजिए कि आप एक शाश्वत संदेश रिकॉर्ड करना चाहते हैं जिसे कोई ऐसा प्राणी डिकोड करेगा जिसमें इसे डिकोड करने जितनी पर्याप्त बुद्धि विकसित हो चुकी हो। तो उस संदेश को आप किसी स्मारक या किसी टेक्स्ट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो समय के साथ शायद खत्म हो जाए, पर अगर आप उसे जीव के डीएनए में ही रिकॉर्ड कर दें तो ये सेफ रहेगा। हाल ही में पता चला है कि डीएनए लगभग असीमित शक्ति का एक रिकॉर्डिंग माध्यम है, और इतना ही नहीं, ये टेक्निकली पॉसिबल है कि सभ्यता के संपूर्ण ज्ञान का रिकॉर्ड हमारे शरीर में डीएनए में हो। आपको बस उस जानकारी तक पहुंचने का एक तरीका ढूंढना होगा और कुछ नहीं। मुझे लगता है हमारे जीन्स में पूरी मानवता का ज्ञान शामिल है। हमारे जीन्स में कहीं ना कहीं ये भी रिकॉर्ड है कि हजारों साल पहले दूसरे ग्रह के लोग यहाँ थे। लेकिन ये सवाल अब तक नहीं सुलझे। अगर हजारों साल पहले एलियंस पृथ्वी पर आए थे तो वो यहां पहुंचे कैसे? इसके जवाब के लिए हम अतीत में देखते हैं। तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या इसके लिए हमें अपने भविष्य की ओर देखना चाहिए?
वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि एलियन लाइफ के मिलने की सबसे अच्छी संभावना हमारे जैसे किसी दूसरे ग्रह पर सबसे ज्यादा है और कई मायनों में दूसरे ग्रह के प्राणियों का हुलिया इंसानों से मिलता जुलता लगता है। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट इन तथ्यों से एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष निकालते हैं। वो सुझाव देते हैं कि वो एलियंस असल में खुद मानव ही हैं। ये एक अजीब बात है कि एलियंस के कई विवरण प्रभावी रूप से मानवों के शरीर जैसा ही है और इससे एक दिलचस्प संभावना मिलती है, एक बहुत ही कमाल का आइडिया, और वो ये है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बिल्कुल नहीं है बल्कि ये भविष्य से आए टाइम ट्रैवलर्स हैं। वो हम हो सकते हैं अब से 1000, 2000, 10,000 साल बाद के। एक पल के लिए मान लें कि अब से 10,000 साल बाद इस ग्रह पर अगर हम सभी जिंदा रहे और टाइम ट्रेवल का साधन बना लिया गया हो, इसका आविष्कार हो गया हो, H.G. वेल्स की टाइम मशीन की तरह वो भूत और भविष्य में आ जा सकते हैं, तो मान लेते हैं 10,000 साल बाद हम खुद को देखने के लिए वापस आते हैं। शायद हम शारीरिक रूप से बदल चुके हैं, हम एलियंस ग्रेस की तरह दिखते हैं या फिर किसी और की तरह। ये हो सकता है कि प्राचीन अंतरिक्ष यात्री दूसरे ग्रहों के प्राणी ना हो, लेकिन टाइम मशीन में बैठकर 2720 से आए टाइम ट्रैवलर्स हों। टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन के लिए एक बहुत ही अहम अवधारणा है, पर क्या मानव जाति आज के समय के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? क्या इससे हम अंतरिक्ष की दूरी को तय कर पाएंगे? अगर मैं लाइट की स्पीड के बराबर चल सकूं, तो मैं 2-3 सालों में करीबन 3000 साल तक पहुंच सकता हूं। इसके लिए मुझे लाइट की स्पीड के बहुत नजदीक पहुंचना होगा और ये संभव भी है। और हम जानते हैं कि ये कोई कोरा सिद्धांत नहीं है, ये असली फिजिक्स है। अगर हम समय की गुत्थियों को सुलझा सके तो लाइट की स्पीड के बहुत नजदीक यात्रा करके तेजी से भविष्य में पहुंच सकते हैं। टाइम ट्रैवल का सिद्धांत 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, जब उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी के अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहती है कि अंतरिक्ष यात्री बहुत समय पहले कहीं और से आए। हम आज जो समझते हैं वही टेक्नोलॉजी ऐसा करने में शामिल रही होगी। हम जानते हैं स्पेशल रिलेटिविटी फिजिक्स का नियम है, ये ब्रह्मांड में हर जगह लागू होती है। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री जो यहाँ इतनी लंबी दूरी की यात्रा करके आते हैं, वो अपने होम प्लेनेट के कंपैरिजन में ज्यादा बूढ़े नहीं होते, क्योंकि अगर आप लाइट की स्पीड से चल रहे हैं तो आपको टाइम को बहुत धीमा करना होगा, वरना जब आप वापस आएंगे तो सैकड़ों, हजारों, लाखों साल बीत चुके होंगे। अंतरिक्ष यान में मास होता है, इसीलिए थियोरेटिकली ये लाइट की गति से कभी नहीं चल सकता और यात्रा की इस पद्धति की ये एक कमजोरी है। इस कारण वेग में कमी से विशाल ब्रह्मांड को पार करने के लिए जरूरी समय की मात्रा में काफी हद तक बढ़ोतरी होगी। वैसे कई सिद्धांत हैं कि दूसरे ग्रह के लोग यहाँ पहुंचे होंगे। कैसे उनकी आगे बढ़ने की प्रणाली ने उन्हें पृथ्वी ग्रह पर पहुंचाया। जैसे हम अंतरिक्ष में जाते होंगे वैसे तो वो बिल्कुल नहीं आए होंगे, ऐसे वो पहुंच ही नहीं सकते। उन्होंने अलग तरीके ढूंढ लिए होंगे। उन्होंने या तो प्रपल्शन का और एक नया रूप विकसित किया होगा, या जैसा मैं मानता हूँ वर्म होल्स के जरिए पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने में सक्षम रहे होंगे। इससे वो तुरंत यहाँ पहुंच पाए होंगे। वर्म होल्स का आइडिया पहली बार 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके लंबे समय के सहयोगी नेथन रॉसन ने मिलकर दिया था। उन्होंने इस संभावना का पता लगाना शुरू किया कि क्या स्पेस और टाइम को सचमुच मोड़ा जा सकता है ताकि टाइम ट्रैवल शॉर्टकट बनाया जा सके। वर्म होल्स हमें मिले नहीं हैं। वो अंतरिक्ष में एक अनुमानित संरचना है जो कि ऐसे है कि अगर आप एक कागज की शीट लें, इसे आधा मोड़ें और 2 टुकड़ों को ऐसे जोड़ें कि वो वापस आ जाए। एक वर्म होल कुछ ऐसा हो सकता है। अंतरिक्ष को मोड़ा जाए और उसके 2 अलग अलग हिस्सों के बीच दूरी कम हो जाए। भविष्यवाणियां हैं कि वो कैसे दिखते होंगे, उनके बारे में सिद्धांत है, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता। आप लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल नहीं करेंगे, बस शॉर्टकट ले लेंगे। आपको लाइट की स्पीड से जाने की जरूरत नहीं या कई लाइट ईयर्स चलने की। आप लिटरली वर्म होल के जरिए गए, हाइपर स्पेस के जरिए, और बैंग वहां पहुंच गए।
अगर आपके पास अंतरिक्ष में वर्म होल हो सकता है तो सैद्धांतिक रूप से इसे टाइम मशीन में बदला जा सकता है, तो टाइम में पीछे जाना या फिर टाइम से आगे जाना संभव हो जाएगा। बस मुश्किल इस बात की है कि ये वर्म होल मिलेगा कहाँ पर। ये अकल्पनीय तो नहीं है कि बिग बैंग में वर्म होल बनाए गए जो बाकी सभी चीजों के साथ बाहर निकले थे, और ब्रह्मांड में ये एक ऐसी चीज है जिसे हम ढूंढ सकते हैं या इसे टाइम मशीन में बदल भी सकते हैं। अगर आपको पता चलता है कि आप वर्म होल बना सकते हैं तो ये आपके अंतरिक्ष में खोज की सीमा को बढ़ा सकता है, और इससे एक ही समय में दो सभ्यताओं के होने की संभावना बढ़ जाती है, और साथ ही सही टेक्नोलॉजी से आपस में बात करने की भी। थियोरेटिकली ऐसा संभव है, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर वर्म होल के जरिए या लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करना अभी हमारे लिए असंभव है। आज के प्रोपल्शन मेथड्स को काम में लेते हुए सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। हमारे सबसे तेज रॉकेट बहुत छोटे हैं, बेचारे से हैं वो। तो अगर आप लकी हैं तो लाइट की गति के 0.01% गति से चल सकते हैं। कोई भी चीज जिसे हम सौरमंडल में भेज सकते हैं उसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। मानो या ना मानो, 4.6 अरब साल पुराना हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड में सबसे युवा चीजों में से एक है। लेकिन अगर सभ्यताएं दूसरी आकाश गंगाओं में भी मौजूद हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो पृथ्वी की तुलना में ज्यादा एडवांस्ड हो? और अगर हाँ, तो क्या वो स्पेस और टाइम के जरिए यात्रा करने की क्षमता में हमसे आगे हो सकते हैं? अंतरिक्ष की विशाल पहुंच से होते हुए हमारे ग्रह तक पहुंचने के लिए दूसरे ग्रह के लोगों के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं बढ़ के हो। सोलर सिस्टम से सोलर सिस्टम में जाने के लिए स्टार ट्रेक की तरह वार्प स्पीड से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। आपको असल में स्टार वॉर्स की तरह ट्रैवल करना होगा, जहां आप हाइपर स्पेस से छलांग लगा रहे हैं और पलक झपकते ही दूसरे सोलर सिस्टम में पहुंच गए। हम एक स्टार से दूसरे स्टार तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और एडवांस सोसाइटी भी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कोई और एडवांस सिविलाइजेशन भी ऐसा नहीं कर सकती। तो हमें खुद को सुपीरियर मानना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं। आकाशीय प्राणी, आसमान से आने वाले लोग, इंसानों के साथ बातचीत करने के लिए स्वर्ग से उतरते देवता। क्या संसार में प्रचलित ये कहानियां इस विश्वास की नींव हो सकती है कि हमारी दुनिया से परे हमसे बहुत महान किसी चीज ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया हो? लगभग सभी महान मान्यताएं पृथ्वी पर आने वाले आकाशीय प्राणियों की कहानियों पर आधारित है। लाखों लोग इन लेजेंड्स को अपनी मूल मान्यताओं का हिस्सा मानते हैं। और प्राचीनतम गुफा चित्रों से रॉसवेल की इमेजेस तक हम कलाकारों के इंटरप्रिटेशन में अलौकिक प्राणियों या देवताओं को हमारे ग्रह पर आते हुए देखते हैं। कई परंपराओं में ऊपर से कुछ न कुछ आ रहा है। स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी है, या कोई बवंडर आता है, या कोई फरिश्ता उतरता है। कई बार इनका सामना काफी खतरनाक होता है। वो हमसे कहीं ज्यादा भयानक, बड़े और ज्यादा ताकतवर दिखने वाले होते हैं। आमतौर पर यह यादगार होता है। कई मिथ्स कहीं ज्यादा खास हैं। वो असल में देवताओं के बारे में बात करते हैं जो भौतिक रूप से धरती पर आते हैं, उतरते हैं, चमत्कार करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि जीना कैसे चाहिए। अगर विजिटर सितारों से आए थे, तो क्या ऐसा संभव है कि उन्होंने प्राचीन लोगों की सोचने के तरीके को बदल दिया हो?
क्या उन्होंने प्री हिस्टोरिक सभ्यताओं को कोई चमत्कारी दिमाग दिया हो? क्या यही वजह है कि इतनी सारी संस्कृतियां इतने बड़े और स्थायी स्मारकों का निर्माण कर पाई? ये लगभग वैसा ही है जैसे एक आदमी मानो एक सुबह उठा और बोला, अरे मुझे ये ज्ञान मिला है, मुझे पता है टूल्स कैसे बनाते हैं, अब मैं ये सारी चीजें बनाने वाला हूँ। ना, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। मुझे लगता है दूसरे लोग इस ग्रह पर आए और यहाँ के लोगों को सिखाना शुरू किया, वहां से चीजों की शुरुआत हुई। लेकिन एक बात जिस पर मैं यकीन नहीं करता कि उस वक्त के गुफाओं में रहने वाले लोगों ने ये सब ज्ञान पलक झपकते ही हासिल कर लिया होगा, इस पर मुझे यकीन नहीं। दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में हमारे पास सही डिस्क्रिप्शन है जो कहते हैं बिल्कुल साफ शब्दों में कि कुछ ऐसे लोग थे जो आकाश से उतरे थे। तो ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल बिग बैंग था या नॉलेज का इंटेलेक्चुअल बिग बैंग था जो अलग अलग वक्त में हुआ था। और जब भी ऐसा हुआ तो हमेशा आकाश से उतरते हुए किसी देवता की बात की जाती है और हर ग्रंथों में यही लिखा गया है। मैं इसे मानव कहानी में पहले और बाद के पल के तौर पर बहुत जरूरी मानता हूँ। और ये वो पल नहीं था जो भौतिक विकास से जुड़ा हुआ था। हमें हार्डवेयर पहले से ही मिल चुका था। ऐसा लगता है हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कुछ हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये मानव कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प पल था। एंशिएंट एलियन थ्योरी के समर्थकों के लिए पहले से ही फैसला तैयार है। उनका मानना है कि एलियंस ने हजारों साल पहले पृथ्वी की कई शुरुआती संस्कृतियों का दौरा किया था। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स सभ्यता की सृष्टि के पवित्र मिथकों की रचना के लिए दूसरे ग्रह के लोग जिम्मेदार हैं? हो सकता है उन्होंने हमारे डीएनए से छेड़छाड़ की हो। क्या इंसान खुद ही एलियन है जो स्वर्ग के किसी ग्रह से या किसी और समय से आया है? इंसान लगातार इन सवालों की खोज में लगा है, जबकि सवाल ही बने हुए हैं। अगर वो यहाँ आए तो उनका मिशन क्या था? हम पृथ्वी को घर कहते हैं, लेकिन जीवन के लिए सही परिस्थितियों के साथ क्या ये ब्रह्मांड में मौजूद अन्य बुद्धिमान सभ्यताओं को बुलावा देने वाला एक प्रकाश स्तंभ हो सकता है? मुझे लगता है दूसरे ग्रहों पर जीवन, सादा जीवन, जीवाणु जीवन और सूक्ष्म जीवन भी मौजूद होना चाहिए। और शायद हम इसे कभी ना कभी ढूंढ ही लेंगे। और कौन जानता है, हो सकता है कि एक दिन हमें कोई नया ग्रह मिल जाए जहां जीवन संभव हो, जिसने लंबे समय तक लोगों को विकसित किया हो और वो भी सोच रहे हो कि क्या बाकी सितारों में जीवन है। हम खुद के बारे में और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में और क्या बड़ा सवाल पूछ सकते हैं? क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है या सिर्फ हम हैं? मुझे लगता है ये सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है और हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब इस सवाल को वैज्ञानिक रूप से देख सकते हैं और जवाब पाने की कोशिश कर सकते हैं। तब आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, पहला कि ग्रह पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, और दूसरा, अगर ये इस सिस्टम के बाहर से आ रहा है तो हम तक कोई ऐसी चीज पहुंच रही है जिसके पीछे कोई इंटेलिजेंस काम कर रहा है। आखिर में जीत सच की ही होती है और हमने इसे इतिहास में देखा है, जहां पर साइंटिफिक थ्योरी और आइडिया को बिल्कुल ही असंभव माना गया है, वो आने वाले समय में सच निकले। और इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि एंशिएंट एलियन थ्योरी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा।